वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की जो हमारे क्लास का टॉपिक है वो है एडवांस रिसिप्ट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एडवांस रिसिप्ट पढ़ने वाले हैं। एडवांस रिसिप्ट हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पढ़ने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि एडवांस रिसिप्ट है क्या और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, एडवांस रिसिप्ट का जो टॉपिक है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और एडवांस रिसिप्ट को लेके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है। और जो लोग हैं, जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं, वो एडवांस रिसिप्ट को लेके एक अलग तरीके से एंट्री करते हैं जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है। तो वो क्या गलतियां कर रहे हैं और वो गलतियां उन्हें कौन सी नहीं करनी है और कैसे उन्हें एडवांस रिसिप्ट को यूज़ करना है जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा और वो गलतियां भी अच्छे से उनको पकड़ पाएंगे। और जो हमारा ये एडवांस रिसिप्ट का जो टॉपिक है वो क्या है, अब मैं आपको इसकी डिटेल देता हूँ। देखिए, एडवांस रिसिप्ट में क्या होता है कि जब भी आप किसी अपनी पार्टी से या अपने जो डेप्टर से किसी आइटम के बिहाफ पे कंप्लीट पेमेंट यानी एडवांस लेते हैं तो आपको उसका जो टैक्स होता है वो आपको तुरंत उसी ही रिटर्न के अंदर जमा कराना होता है। इसे यूं समझिए कि भाई आपने किसी पार्टी से किसी मोबाइल फ़ोन के बिहाफ के ऊपर कंप्लीट पेमेंट ले लिया और वो मोबाइल फ़ोन आप उसे डिलीवर करेंगे नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो जब भी आप किसी पार्टी से पेमेंट लेते हैं तो उसकी क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट या टू पार्टी। जैसे मैंने मुकेश से किसी मोबाइल फ़ोन के बिहाफ पे 15,000 रुपीज़ ले लिए तो उसकी मैं एंट्री क्या करूँगा, कैश अकाउंट या टू मुकेश करूँगा या बैंक अकाउंट या टू मुकेश करूँगा। तो ये जो मैं एंट्री कर रहा हूँ, इस एंट्री में किसी भी तरह की जो मेरी जीएसटी की जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि आपने अगर एडवांस लिया है तो उसका टैक्स भी आपको सेम उसी रिटर्न के अंदर जमा कराना होगा। अब जो मैंने ये एंट्री करी है या जो मैंने ट्रांजैक्शन किया है, ये ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके से मेरी जो जीएसटी की जो लायबिलिटी है उसको इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन से मेरी जीएसटी की लायबिलिटी को इंक्रीज करना होगा। अब मान लेते हैं कि मैंने भाई जीएसटी की जो लायबिलिटी उसे इंक्रीज कर ली और पे भी कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी स्टोरी फिनिश नहीं हुई। अब देखिए, नेक्स्ट मंथ के अंदर वो कस्टमर आपके पास में आया और उस कस्टमर को आपने मोबाइल फ़ोन दे दिया। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहाँ से। वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको उस कस्टमर को एक इनवॉइस बना के देना होगा। आप सभी जानते हैं जब भी हम कोई आइटम सेल करेंगे तो उसका सेल्स इनवॉइस देंगे। तो जैसे आप उसे सेल्स इनवॉइस देते हैं तो उसकी टैक्स लायबिलिटी फिर से इंक्रीज हो जाती है। वो नॉर्मल सी बात होगी जब भी आप सेल करेंगे तो आपका जो टैक्स लायबिलिटी वो तो इंक्रीज होगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि इस आइटम का जो टैक्स था यानी इस ट्रांजैक्शन का जो टैक्स था वो आप इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी करके पहले ही जमा करा चुके और जैसे ही आपने सेल आउट किया तो उसकी टैक्स लायबिलिटी फिर से इंक्रीज हो चुकी है। यानी सेम आइटम का सेम ट्रांजैक्शन के आपको 2 बार टैक्स पे करने पड़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एडवांस रिसिप्ट होता है। वैसा नहीं है कि उसमें 2 टाइम्स तक आपको टैक्स पे करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर आप टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करेंगे और सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर आपको क्या करना है, टैक्स का एडजस्टमेंट करना है, एडवांस टैक्स का। तो ये हमारा क्या होता है, एडवांस रिसिप्ट होता है। ये हमारा एडवांस रिसिप्ट है। कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इसे कैसे आप चलाएंगे ये मैं 1 बाय 1 सारा आपको बताऊंगा। आज मैं आपको टैली के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अब देखिए, काफ़ी सारे अकाउंटेंट क्या गलती करते हैं एडवांस रिसिप्ट को लेके, वो जर्नल में सारी एंट्री कर देते हैं। अब आपने क्या किया, जर्नल में सारी एंट्री कर दी एडवांस रिसिप्ट की। उसमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होती है कि ऑटो लायबिलिटी के अंदर वो ऐड नहीं होता। यानी ऑटो ही जो हमारी GSTR1 की रिटर्न है और जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है 3B की, उसके अंदर वो ऐड नहीं होता। आपको रिटर्न जनरेट करके उसे मैनुअली ऐड करना होता है। तो उससे अच्छा ये है कि टैली के अंदर एक ऑप्शन दे के रखा है, वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक बॉक्स है टैली का जो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटर इन्फॉर्मेशन, जहाँ से हम जीएसटी को एनेबल करते हैं। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है, येलो कलर के अंदर मैंने हाईलाइट करके रखा है, एनेबल एडवांस रिसिप्ट। इसको आपको क्या करना है, यस करना है। इसको यस करके जब आप एंट्री करेंगे एडवांस रिसिप्ट की, जो मैं आपको भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ किस तरह से आप करेंगे, उससे क्या होगा कि जो हमारी रिटर्न है, जो टैली से जो हमारी रिटर्न एक्सपोर्ट होती है, जनरेट होती है, उसके अंदर लायबिलिटी ऑटो ही ऐड हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा पोर्टल के ऊपर उसे एडजस्ट नहीं करना है। तो जो अकाउंटेंट ये गलती करते आ रहे हैं कि इस ऑप्शन को एनेबल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली अकाउंटिंग मेथड का यूज करके वो जर्नल में ही इसको एडजस्ट कर देते हैं, वो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वो सही है, अकाउंटिंग के हिसाब से सही है। लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा है, मेहनत आपकी 2 बार हो रही है।
तो बेटर ये है कि आप इसे यहाँ से एनेबल करें और फिर जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको फॉलो करते हुए आप एडवांस रिसिप्ट को यूज़ करें। उससे आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा और आपका एडजस्टमेंट भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। और एडवांस रिसिप्ट की एंट्री करने पर या जो एडवांस रिसिप्ट का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यानी एडवांस रिसिप्ट और एडवांस रिसिप्ट का जो टैक्स है उसको एडजस्ट जब आप करते हैं तो रिटर्न के कौन से कॉलम में इसका इफेक्ट होने वाला है वो भी मैं आपको क्लियर इसके अंदर करूंगा। तो मैं प्रैक्टिकल करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। जब भी आप टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करते हैं तो GSTR1 के अंदर इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी का एक कॉलम बना हुआ है, वो GSTR1 को इफेक्ट करता है। और जब नेक्स्ट मंथ जब आप उसका एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट क्या हुआ कि आप गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि ये जो टैक्स है ये मैं पहले पे कर चुका हूँ, ये दोबारा मेरा लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो मैं उसको पहले वाले से उसको एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये भी GSTR1 में ही शो होगा। यानी जो एडवांस रिसिप्ट की टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज और एडवांस रिसिप्ट का एडजस्टमेंट दोनों किस में शो होते हैं? GSTR1 के अंदर शो होते हैं। 3B में इसका कुछ भी एक्स्ट्रा कोई शो नहीं होता, वो ऑटो ही इसकी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और ऑटो ही टैक्स लायबिलिटी से इसको डिक्रीज कर देता है। यानी 3B में एडवांस रिसिप्ट का कोई एक्स्ट्रा कोई कॉलम नहीं होता है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम चलते हैं टैली की स्क्रीन के ऊपर और एडवांस रिसिप्ट का कंप्लीटली प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं टैली की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको 1 by 1 पॉइंट से एडवांस रिसिप्ट को समझाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ अपनी स्क्रीन है GST डिटेल्स की जो स्टेटस इन्फॉर्मेशन की आती है, जहाँ से हम GST को एनेबल करते हैं। तो यहाँ से मैंने इस ऑप्शन को टैक्स एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, इस ऑप्शन को क्या कर लिया, मैंने यस कर लिया है। अब जैसे आप यूँ समझिए कि आपकी कंपनी बन चुकी है और आप 4-5 मंथ 6 मंथ से वर्क कर रहे हैं और आपको एडवांस रिसिप्ट की नीड नहीं हुई, फिर अचानक ही आपको एडवांस रिसिप्ट की नीड हुई, तो क्या करना है, आपको स्टेटस इन्फॉर्मेशन पे जाना है जहाँ से हम GST को एनेबल करते हैं और इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। तो मैं जो आपको आज एडवांस रिसिप्ट समझा रहा हूँ वो मैंने एक न्यू कंपनी के अंदर आपको इसमें समझा रहा हूँ मैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जैसे ये जो रिटर्न्स का अपनी विंडो है 3B, ये मैंने आपको ओपन करके दिखाई है। तो किसी तरह के मैंने कोई भी एंट्री नहीं करके रखी है, जिससे डायरेक्टली आपको ये पता चल जाए कि कौन सी एंट्री का कहाँ रिटर्न में कौन कौन से उसके सेक्शन में इफेक्ट होने वाला है। 1 by 1 में आपको इसमें समझाता हूँ। अब जैसे GSTR1 में मैं आपको दिखा देता हूँ, किसी तरह की कोई एंट्री नहीं है। और जो मैंने आपको जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट शो करी, जैसे देखिए बैलेंस शीट आ रही है, किसी तरह की मैंने कैसे भी कोई भी यानी यहाँ तक कि मैंने कैपिटल की भी एंट्री नहीं की। तो डायरेक्टली हम एडवांस रिसिप्ट का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एडवांस रिसिप्ट की। तो यहाँ पे आप देखिए मैं अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैंने रिसिप्ट को ओपन किया। तो नॉर्मली जब भी हम किसी पार्टी से एडवांस लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट DR2 पार्टी की हम एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पार्टी से एडवांस रिसीव कर रहा हूँ एक मोबाइल के बिहाफ के ऊपर। तो नॉर्मली जब आप एंट्री करते हैं तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR2 पार्टी। अभी जो हम GST के जो एडवांस रिसिप्ट का ये पॉइंट है, तो टैली के जो टूल्स है उन टूल का यूज़ करके हमें एंट्री करना है। तो एंट्री करते हैं हम एडवांस रिसिप्ट की। तो अकाउंटिंग वाउचर में गया। अब नॉर्मली जब आप भी किसी पार्टी से रिसीविंग की एंट्री करते हो तो रिसिप्ट में आप डायरेक्टली एंट्री कर देते हैं, लेकिन इस केस में आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी है। राइट साइड में आप देख सकते हैं ये नेचर ऑफ रिसिप्ट आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आप क्या लेंगे, एडवांस ले रहे हैं तो एडवांस रिसिप्ट के ऊपर आप एंटर प्रेस कर देंगे। किस में ले रहे हैं पैसा, बैंक में ले रहे हैं। कौन सी पार्टी से ले रहे हैं, तो मेरा जो संडे अडेप्टर है वो अकेडमी कॉमर्स है, तो अकेडमी कॉमर्स पे मैंने एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक इन्वेंट्री बना के रखी है मोबाइल एक्स की। इस मोबाइल एक्स के बिहाफ पे हम उससे 15,000 रुपीज़ का एडवांस रिसिप्ट ले रहे हैं। यानी इसका जो पेमेंट है वो हमारा जो पार्टी है, जो मेरा क्लाइंट है या मेरा कस्टमर है, वो मुझे 15,000 रुपये दे के जा रहा है और नेक्स्ट मंथ ये मोबाइल फ़ोन मैं उसको दूंगा। तो एक महीने पहले ही मैंने उससे क्या ले लिया, एडवांस ले लिया। किस आइटम के बिहाफ पे लिया, मोबाइल एक्स के बिहाफ के ऊपर लिया, तो वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने मोबाइल एक्स सेलेक्ट किया। कितना एडवांस अमाउंट ले रहा हूँ, 15,000 ले रहा हूँ, यानी मैंने फुल एंड फाइनल पेमेंट यहाँ पे ले लिया है। मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है और जो इसका टैक्स का अमाउंट है, IGST का ट्रांजैक्शन है, ये दोनों ही कैलकुलेट यहाँ पे हो चुके हैं। तो ये आप एक रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इसे एक जगह और इसको मेंशन करना होगा, तो आपको ये याद नहीं रहेगा तो आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। तो जिस भी आइटम के बिहाफ के ऊपर, यानी जितने भी आइटम के बिहाफ के ऊपर आप एडवांस ले रहे हैं, वो सारा का सारा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक सिंगल आइटम के लिए लिया है, तो मैंने एक सिंगल आइटम सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने अब एंटर प्रेस किया और यहाँ पे 15,000 रुपीज़ इसके लीजर बैलेंस में आ चुका है। अगेन मैंने एंटर प्रेस किया। अब देखिए जो टाइप ऑफ रेफरेंस के अंदर मुझे क्या लेना है, एडवांस को सेलेक्ट करना है। नॉर्मली हम न्यू रेफरेंस कर लेते हैं या ऑन अकाउंट कर लेते हैं, लेकिन इस केस में आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या सेलेक्ट करना है, एडवांस ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं एडवांस ले रहा हूँ।
तो मैंने यहाँ पे एडवांस सेलेक्ट किया। नेम बाय डिफॉल्ट वाउचर नंबर के हिसाब से 1 आ रहा है, लेकिन आपको इसको क्या करना है ADV/01, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एक सिंगल पार्टी जो होती है वो एक ही आइटम का एडवांस दे जाती है, फिर आफ्टर 2-3 डेज़ के बाद में दूसरा आइटम का एडवांस दे के जाती है, फिर अदर भी बहुत सारी पार्टियों से आप एडवांस लेते हैं। तो जब भी आप एडवांस ले तो उनकी एक सीरीज सेट कर ले, जैसे मैंने ADV-01 लिया, तो जैसे दूसरी क्लाइंट से आप ले रहे तो ADV-02, 03, 04 आगे से बनाते रहें। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। कितने दिनों के लिए लिया है मैंने? 30 डेज़ के लिए। 30 डेज़ के अंदर हम इसको डिलीवर कर देंगे, तो मैंने 30 डेज़ मेंशन कर दिया, नहीं 1 मई में हम इसको कर देंगे। एंटर पेज किया और एंटर और यहाँ पे जो इसकी बैंक की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन करके मैंने ये एंट्री रिसीव कर ली है। तो मैंने क्या कर लिया, इस पार्टी से एडवांस रिसीव कर लिया है। अब मैं चलता हूँ सीधा अपने रिटर्न्स के ऊपर। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ GSTR1, तो DOG हम टाइप करते हैं और मैं GSTR1 पे गया। तो आप देख पा रहे होंगे किसी तरह का भी रिटर्न पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और होगा भी क्यों? क्योंकि मैंने कोई सेल तो की नहीं है ना। अगर मैं सेल करता हूँ, आप सभी जानते हैं, जब मैं किसी तरह की सेल्स करूँगा तभी तो GSTR1 पे कोई इफेक्ट होगा। एक एडवांस रिसीविंग के अंदर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट GSTR1 के अंदर नहीं होता, और यहाँ पे भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सीधा GSTR3B पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किसी भी तरह का यहाँ पे भी रिटर्न के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, और होगा भी क्यों? क्योंकि मैंने किसी तरह की ना तो कोई सेल की है ना कोई परचेज किया है। अब एडवांस का रूल क्या है कि आपको इसकी टैक्स की लायबिलिटी करंट रिटर्न के अंदर ही आपको पे आउट करना होगा। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए, डाउन के अंदर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि अमाउंट है ये भाई एडवांस का है, ये 15,000 एडवांस का है। तो ये रिटर्न के अंदर तो मेंशन हो नहीं रहा। ये टैली का एक फंक्शन है जो आपको बता रहा है कि भाई इतना पैसा आपका एडवांस का पड़ा है, इसको आपको एडजस्ट करना है। तो अब करेंगे कैसे? फर्स्ट क्या होगा, आपको टैक्स लायबिलिटी क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, क्योंकि हमें जमा कराना है। तो फर्स्ट में हम टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे और पे करेंगे। तो किसी तरह की कोई एंट्री है नहीं टैली के अंदर अभी, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि कौन कौन से कॉलम को ये इफेक्ट कर रहा है। एंट्री करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, GSTR1 के अंदर ये जो 7 और 8 है, ये देखिए 7 और 8, फर्स्ट आ रहा है टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव। तो जो भी हम एडवांस लेते हैं उसकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करते हैं, वो GSTR1 के 7 नंबर टेबल के अंदर आता है। और जब उसका नेक्स्ट मंथ एडजस्टमेंट करते हैं वो किस में आता है, 8 नंबर टेबल के अंदर हमारा आता है। तो अब मैं जो एंट्री करूंगा वो किसको इफेक्ट करेगा, GSTR1 की 7 नंबर टेबल को वो इफेक्ट करेगा, और 3B के अंदर टेबल नंबर 3.1 के अंदर वो शो होगा। एंट्री करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आप सीधा गए यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर, सभी जानते हैं एडजस्टमेंट की एंट्री सारी की सारी जनरल में की जाती है। तो मैंने F7 प्रेस किया। राइट साइड के अंदर आपको बटन मिल रहा है स्टेटरी एडजस्टमेंट का, आपको इसी बटन के ऊपर ही क्लिक करना है। तो मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो उसने मुझसे पूछ लिया अभी अमाउंट के लिए, तो मैंने GST सेलेक्ट किया। अब ये पूछ रहा है नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, आप किस चीज़ का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको टैक्स इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, या किसी भी तरह की कोई लेट फीस या पेनल्टी अगर आपको इसमें इंक्रीज करनी हो या डिक्रीज करनी हो, तो इसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। मेरे केस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ, किसके बिहाफ पे, एडवांस रिसिप्ट के बिहाफ पे। तो वो ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये 3rd नंबर का। तो मैंने इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी को सिलेक्ट किया। क्यों करना है मुझे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट, क्या लिया मैंने, ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट, और मैंने इसके ऊपर एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, जनरल आ गया हमारा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लीजर क्रिएट करके रखना है टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट का, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। अब भाई इसका क्या सीन है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कंफ्यूज होने वाले हो। देखो, डबल एंट्री मोड में क्या होता है कि एक लेजर आपको CR और एक DR साइड आपको चाहिए, नहीं तो एंट्री क्लोज नहीं होगी। तो एंट्री क्लोज करने के लिए मैंने एक लेजर क्रिएट कर लिया टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट का, जो मेरी एंट्री क्लोज करेगा, और जो टैक्स का जो अमाउंट है वो इसके अंदर स्टोर रहेगा। क्यों, क्योंकि मुझे इसे आगे जाके क्या करना है, एडजस्ट भी करना है। ठीक है, तो जो टोटल मेरा जो टैक्स का अमाउंट है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। सेकंड चीज़, जब भी आप टैक्स की लायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जब भी हमारी टैक्स की लायबिलिटी इंक्रीज होती है किसी भी कंडीशन में, तो टैक्स का जो लेजर होता है वो CR साइड होता है। ध्यान से सुनिएगा,
टैक्स का लेजर क्या होता है, सीआर साइड होता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कई बार हम इस तरह के ऑपरेशंस या ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप टैक्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो टैक्स के लेजर क्या होंगे, सीआर साइड होंगे, और इसी केस में भी सीआर साइड ही होंगे। और जब भी टैक्स को आप डिक्रीज कर रहे होते हैं तो टैक्स के लेजर कहाँ होंगे, डीआर साइड के अंदर। टैक्स को इंक्रीज करने में सीआर और टैक्स को डिक्रीज करने में डीआर, इस केस में सीआर होगा। तो ये मैंने लेजर बनाया टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट का, और इसका जो मेरा टोटल टैक्स था 2288.14, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे मैंने सीआर सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने आईजीएसटी सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मुझे इसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देनी है। कितनी रेट थी भाई हमारी, 18% की रेट थी। हमारी टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, 12711.86, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे नोट डाउन करवाई थी। अगर यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई ये क्या वैल्यू सेलेक्ट की है, तो आप याद कीजिए, जब हमने एडवांस रिसिप्ट किया था तब हमारी आईजीएसटी की वैल्यू कितनी आई थी, 2288.14 आई थी, और हमारी जो 15,000 की जो 18% से जो टैक्सेबल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 12711.86। ये रेट मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो मैंने एंटर प्रेस किया, ठीक है, और एंटर 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 और एंटर मैंने प्रेस करके इस एंट्री को सबमिट कर दिया हो गई हमारी। अब हमारी रिटर्न्स को ओपन करके देखते हैं कि कौन सी रिटर्न में कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट हुआ है। तो डीओजी प्रेस किया मैंने, सबसे पहले चलते हैं जीएसटीआर 1 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स लायबिलिटी 7 नंबर पे मेरी इंक्रीज हो चुकी है, यानी इसके अंदर मेरी वैल्यू आ चुकी है, जो मेरी टैक्सेबल वैल्यू थी और जो मेरा टैक्स था वो इसके अंदर मेंशन मेरा हो चुका है। अब चलते हैं 3B के ऊपर। 3B में कहाँ शो कर रहा है, तो मैं पीछे गया और जीएसटीआर 3B को मैंने ओपन किया, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3.1 के ए के अंदर ये मेरी जो सेल है और यानी जो मैंने इंक्रीज किया है वो यहाँ पे जुड़ चुका है। अब करंट मंथ की रिटर्न के अंदर ये मेरी सेल शो भी हो जाएगी और इसका टैक्स का पेमेंट भी हो जाएगा। तो ये जो हमारा एडवांस रिसिप्ट का फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, इसका टैक्स का पेमेंट कर देते हैं और फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर मोबाइल की डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका टैक्स का पेमेंट किया, अकाउंटिंग वाउचर पे गया, F5 में जो जनरल हम जो रिटर्न फाइल करते हैं वही कॉन्सेप्ट आपको करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बैंक शो किया, स्टेटरी पेमेंट ले लिया मैंने, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया नॉर्मली, और ये मैंने इसका आईजीएसटी का पेमेंट कर दिया। अगर ये एंट्री आप करते भी हो तो ठीक है, नहीं करते हो भी तो ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक मैंने जनरली आपको ये समझाया कि हम जो जीएसटी के पेमेंट की जो एंट्री करते हैं नॉर्मली हर मंथली जो करते हैं वो एंट्री मैंने आपको करके दिखाई है। इसको यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी जो करंट मंथ की यानी अप्रैल की जो रिटर्न थी वो मैंने फाइल कर ली, जिस करंट मंथ के अंदर मैंने एडवांस रिसिप्ट के ट्रांजेक्शन किए थे। ठीक है, वर्क कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट मंथ में चलते हैं, यानी अप्रैल के अंदर हमने वर्क किया। अब 15 मई को एक काम करते हैं, इस मोबाइल फ़ोन की डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा क्या गया, मैंने F2 प्रेस किया, 15/5 मैंने किया, और F8 में गया सेल्स के लिए, ये मैंने नंबर दिया, और यहाँ पे मैंने एकेडमी कॉमर्स सेलेक्ट किया। ठीक है, सेल्स लेजर सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल एक्स सेलेक्ट किया, क्वांटिटी 1 थी, और कितनी रेट में हम दे रहे हैं, 15,000 के अंदर ये मैंने मोबाइल फ़ोन में दे रहा हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, रेट वगैरह सब आ गई, सेम आया है, और यहाँ पे मैंने टैक्स को कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से हम एंट्री करते हैं। तो मैंने क्या किया, अब नेक्स्ट मंथ के अंदर इस पार्टी को मोबाइल फ़ोन की डिलीवरी कर दी। अब जैसे ही मैंने सेल्स का इनवॉइस बनाया, अभी मैं रिटर्न भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप सभी के माइंड में आ गया होगा कि भाई सेल्स का इनवॉइस बनते ही तो हमारी टैक्स लायबिलिटी है वो तो फिर से इंक्रीज हो गई, यानी जिसका हम लास्ट मंथ में टैक्स का पेमेंट कर चुके हैं उसी टैक्स की लायबिलिटी फिर से इंक्रीज हो गई है। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो एडजस्टमेंट बताने से पहले मैं आपको रिटर्न भी ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये मैं एंट्री को कंप्लीट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको हाँ एक चीज़ और, जो टाइप ऑफ रेफरेंस आ रहा है इसको अब न्यू रेफरेंस नहीं करना है, अगेंस्ट रेफरेंस करना है। क्यों, क्योंकि हमने पहले इसे अमाउंट ले लिया है एडवांस रिसिप्ट एडवांस के अंदर। अब आपको क्या करना है, अगेंस्ट रेफरेंस करना है, नहीं तो इस पार्टी का पेमेंट है वो ड्यू दिखाएगा। तो इस तरह की कोई गलती आपको नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेंस्ट रेफरेंस कर लेता हूँ। ये देखिए आ गया ना इसका रेफरेंस ADV/01। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस तरह के ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो एक कोड या एक सीरीज़ है वो सेट कर लें और उसी के हिसाब से 1 by 1 चलते रहें। तो ये मैंने ADV/01 सेलेक्ट किया और इसका मैंने पार्टी से पेमेंट एडजस्टमेंट मैंने कर लिया। एंट्री हो गई। ओपन करके देखते हैं कि मई की रिटर्न में कहाँ कहाँ इफेक्ट हुआ है। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि सेल्स की एंट्री करने पर कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है, फिर भी हम ओपन करके देखेंगे। तो मैं गया पीछे और मैंने DOG प्रेस किया।
ठीक है, और यहाँ पे आप ओपन करेंगे GSTR1। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखना है, टॉप में आप देख सकते हैं कि अभी अप्रैल का मंथ यानी अप्रैल की रिटर्न यहाँ पे शो हो रही है। मुझे किसकी कौन से मंथ की रिटर्न शो करनी है, मई की करनी है। तो अल्टर F2 प्रेस करेंगे, 15 और 31 5 और एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए ये B2B की सेल में मेरे पास में ये बिल दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो 8 नंबर है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई है। अब एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस के अंदर वैल्यू नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इस बिल का पेमेंट मुझे 3B में करना होगा, यानी इसका जो टैक्स का अमाउंट है मुझे पे करना होगा 3B में। चलो 3B भी ओपन करके देखते हैं। तो मैं पीछे गया और मैंने 3B भी ओपन करी। मंथ का ध्यान रखिएगा, ये अप्रैल मंथ आ रहा है। अल्टर F2 प्रेस किया, मैंने 15 लिया, 31 5। यहाँ पे देखिए ये सेल के अंदर ऐड हो गया ना, ये सेल के अंदर ऐड हो चुका है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस करंट मंथ में भी हमें इस टैक्स का पेमेंट करना होगा, जो कि ऑलरेडी मैं लास्ट मंथ में कर पाया हूँ। तो अब मेरा क्या चलेगा, एडजस्टमेंट चलेगा, ठीक है। और एडजस्टमेंट इफेक्ट कहाँ पे होगा, GSTR1 में होगा। और जैसे GSTR1 में एडजस्टमेंट होगा तो B2B की जो सेल होगी वो ऑटो ही उस अमाउंट से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और 3B के अंदर से ये जो वैल्यू है 3.1 की जो अभी आपको शो हो रही है वो ऑटो ही यहाँ से हट जाएगा। एंट्री करके देखते हैं और फिर दोबारा रिटर्न को ओपन करके देखते हैं। तो मैं क्या पीछे अकाउंटिंग वाउचर सभी जानते हैं एडजस्टमेंट किस में होता है, F7 में होता है। तो मैंने F7 प्रेस किया। अब यहाँ पे देखिए स्टेटरी एडजस्टमेंट का बटन सेम, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे GST सेलेक्ट करूँगा। अब मुझे क्या करना है, इंक्रीज नहीं करना है, क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो मैं क्या करूँगा, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, फर्स्ट नंबर बटन, एंटर प्रेस किया। अब मैं क्यों डिक्रीज कर रहा हूँ, मैं डिक्रीज कर रहा हूँ सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट, यानी जो मैंने सेल्स की है उसको एडवांस रिसिप्ट से मुझे लेस करना है, क्योंकि मैंने उसका टैक्स है एडवांस रिसिप्ट की लायबिलिटी इंक्रीज करके पहले ही मैं पे कर चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट, एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब आपको ध्यान होगा हमने एक एक्स्ट्रा लीजर बनाया था जिसके अंदर उस टैक्स का अमाउंट हमने डाला था, टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट, उसको हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक और आ रहा है DR में क्या आएगा, टैक्स का लीजर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि टैक्स के अमाउंट को हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे DR में हम सबसे पहले टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने IGST सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू टाइप कर दी 12711.86, ठीक है, जो मेरे टैक्सेबल वैल्यू थे। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे देखिए टैक्स जो कैलकुलेट होके आ गया है, ये टैक्स आया कहाँ से, ये टैक्स आया है जो मैंने सेल्स की जो मेरी एंट्री हुई है उस एंट्री से ये टैक्स बना है। तो ये मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि जितने का मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, सारा मत कर देना। एंड इसको यूँ समझिए कि मैंने आपको न्यू कंपनी बना के ये समझाया है, तो इस कंपनी के अंदर किसी भी तरह का कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं है। अब आपने अपनी रेगुलर कंपनी के ऊपर एडवांस रिसिप्ट लिया तो वहाँ पे पहले से भी तो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी, तो टोटल अमाउंट मत लिख देना, जितना हमें डिक्रीज करना है बिल के बिहाफ पे उतना ही आपको मेंशन करना है, नहीं तो दूसरा काम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा अकाउंट्स। तो यहाँ पे क्या करना है, 2288.13, ठीक है, ये मैंने टाइप किया। तो ये मैंने टैक्स अमाउंट सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, ये जो आपके पास में जो ये आ रहा है प्रोवाइड GST डिटेल, इसे आपको यस करना है। अगर आपने इसे यस नहीं किया तो ये जो एंट्री है ये GSTR1 के टैक्स एडजस्टमेंट में शो नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसको क्या किया, यस किया, और यहाँ पे मैंने जो इसकी डिटेल अकेडमी कॉमर्स जो भी लीजर की जो डिटेल्स है वो सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये मैंने कर दिया। अब क्या करते हैं, रिटर्न्स को ओपन करके देखते हैं। तो पीछे गया मैं और यहाँ पे मैंने DOG प्रेस किया और सबसे पहले GSTR1, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। देख पा रहे होंगे अप्रैल की रिटर्न आ रही है, तो मुझे मई की रिटर्न ओपन करनी है। तो मैंने अल्टर F2 प्रेस किया और ये मई की रिटर्न को मैंने ओपन करके आपको शो किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, B2B इनवॉइस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में आ रहा है नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, और यहाँ पे ये वैल्यू यानी B2B की वैल्यू को इसने क्या कर दिया है, लेस कर दिया है, और टोटल के अंदर मेरे पास में 0 शो हो रहा है। यानी जो भी मेरा टैक्स लायबिलिटी जो मेरी इंक्रीज हो रही थी उसको इसने क्या किया, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस से जितना मेरा बन रहा था उसको यहाँ से क्या कर दिया, लेस कर दिया। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को यूँ लगता है कि जैसे हम एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस करते हैं तो ये B2B का जो हमारी जो एंट्री है, यानी जिस एंट्री के बिहाफ के ऊपर मैंने एडजस्टमेंट किया है वो डिलीट हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रहती है। यानी ये जो ट्रांजैक्शन है मई मंथ का, ये अगले के GSTR2A के अंदर मई में ही शो होगा।
इसने क्या लेस किया है, ओनली हमारी टैक्स लायबिलिटी को लेस इसने कर दिया है, और टैक्स लायबिलिटी के साथ में टैक्सेबल वैल्यू भी लेस कर दिया करंट मंथ की रिटर्न के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 1 के अंदर 1 ट्रांजैक्शन शो हो रहा है, ये देखिए हो रहा है, और इसको इसने क्या किया 8 नंबर में लेस कर दिया। तो 3B पे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। चेक करते हैं, तो मैं पीछे गया जीएसटी और जीएसटीआर 3B, और ये मैंने यहाँ से इसका मंथ चेंज किया, ये मैंने मई मंथ ओपन किया, और अब आप यहाँ पे देखिए किसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मई मंथ के अंदर हमने एक ही सेल्स किया था, और वो भी किस में था, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस के अंदर एडजस्ट हो गया। तो मई के अंदर किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी मेरी नहीं आई। होप आपको ये जो एडवांस रिसिप्ट का जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी और पसंद आई, बेटर वे के अंदर आपको एडवांस रिसिप्ट पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।